आज आप स्टॉक देखिए मेरे ख्याल 20x हो गया होगा पिछले 4-5 साल। फार्मा कंपनी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंटिन्यूसली R&D नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया नंबर 1 ड्रग जो है मंजारो है, जिसने वो कर दिया एली लिली है जिनका सेल है, वो आप देखिए उसका नंबर कहाँ है। तो कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे R&D करना। और तो अगर आपने देखा होगा जो मुरुगप्पा ग्रुप है, चोला ट्यूब इन्वेस्टमेंट, CG पावर, साउथ का टाटा बोलते हैं उन्हें वहाँ पे एक एक्सटर्नल कमेटी होती है जो फैमिली मेंबर को स्क्रीनिंग करती है कि ये फिट है कि नहीं है लीडरशिप रोल के लिए। आपने सुना होगा श्री सीमेंट के जो प्रमोटर थे वो कैट का एग्जाम देते थे। कुछ प्रमोटर ग्रुप्स हैं उन्होंने कभी किसी का पैसा नहीं बनाया। इंडिया में मेजॉरिटी कंपनीज आर नॉन इन्वेस्टेबल। हाय गुरमीत, वेलकम टू मनी टॉक्स बाय ग्रो। आज का जो टॉपिक है इट्स वन ऑफ आवर मोस्ट रिक्वेस्टेड वंस विच इज स्टॉक मार्केट की दुनिया में हाउ डू वी फाइंड द अंडरडॉग्स, द मल्टी बैगर्स। सो वेरी साइक्ड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी और कांग्रेचुलेशंस, stellar IPO and growing so fast. I'll try to do justice. थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आई नो कि आपने वेल्थ कई सालों से मैनेज की है। लेट्स से देयर इज अ यंगस्टर हु कम्स टू यू एंड सेज कि ओके गुरमीत, आई हैव 1 लाख रुपीज़, कौन से स्टॉक्स में सेलेक्ट करूं? तो व्हाट आर द 5 क्वेश्चंस दैट यू वुड आस्क ताकि वो स्टॉक फिल्ट्रेशन प्रोसेस इजी हो पाए? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट हम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ, मैं एक चेक चार्ट रखता हूँ अपने पास। जब भी ओके। किसी क्लाइंट से बात करता हूँ, आज भी रखता हूँ, हम्म। मैं उससे 5 चीज़ें पूछता हूँ। ठीक है। पहला, ये पैसा जो है अगर बाज़ार गिर गया कल को 30-40-50%, तो आपका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होगा? ओके। नंबर 1। तो आप प्रिपेयर्ड हैं कि ये पैसा जो है आधा भी हो सकता है, मल्टी बैगर तो है, बट बीच में एनवीडिया 50% 5 बार गिरा है राइट। पिछले 5 साल में। एप्पल 50% 10 बार गिर चुका है पिछले 10-15 साल में। तो बेस्ट ऑफ द स्टॉक्स विल गो थ्रू डिफरेंट फॉल्स। बीच में 1-2 गलत भी होंगे। तो पहला ये, आप कितना लॉन्ग टर्म है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी पे आप डिपेंडेंट हैं अपने जीने मरने के। इसी से ही चूल्हा जल रहा है। दूसरा, बाकी चीज़ें जगह पे है कि नहीं है। हम्म। फाइनेंशियल प्लान बना हुआ है कि नहीं, आपका इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जगह पे है, आपने अपने आप को कवर कर रखा है अगर कल को कोई इलनेस आ जाए, या कोई लेवरेज कितना है आप। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे मैं डिटरमाइन करता हूँ कि इस पैसे की डिपेंडेंसी आपकी इस पे ऊपर कितनी है। राइट। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपको कितनी नॉलेज है। ओके। हाँ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ, आपको क्या अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। यहाँ पे हम्म। टेक्सटाइल है, केमिकल्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, डेटा सेंटर है, बैंक्स है। तो सबको सब कुछ नहीं आता है। जैसे मैं बैंकर हूँ, मेरा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्ट्रॉन्ग है, मुझे वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। मेरे फादर का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस था FMCG का, तो मुझे कंजम्पशन थोड़ा सा बेटर समझ में आता है। बचपन से अपनी शॉप पे गया हूँ। तो हर सबका एक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ होता है। तो वो तीसरा मैं पूछता हूँ, आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। राइट, बिकॉज सुनने में कूल लगता है कि हाँ मैंने केमिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लिया है, बट डू यू नो द बेसिक्स बिल्कुल। ताकि आप उस इंडस्ट्री को बेहतर समझ पाए? मेरी तो केमिस्ट्री में बहुत खराब मार्क्स आते थे, तो मैं इसलिए केमिकल स्टॉक्स कम लेता हूँ। चौथा, आप कितना टाइम दे सकते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं, आप कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करेंगे अगर आज आप स्टॉक लेते हैं, आप कितने क्लोजली कंपनी के नंबर्स ट्रैक कर सकते हैं। ये फुल टाइम काम है, ये पार्ट टाइम काम नहीं है किसी ने बोला ले लिया और बैठ गए। हाँ, साइड हसल बन गया हाँ, ये। तो बाय एंड फॉरगेट नहीं है, बाय कीप वॉचिंग एंड इफ यू लाइक इट देन फॉरगेट। और पांचवा, एक मेरे क्लाइंट ने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, मैंने ट्वीट भी किया था कि फॉर्चून बनाना चाहते हो, फ्यूचर बनाना चाहते हो। तो फ्यूचर बनता है जब बड़ा कॉर्पस बन जाता है, जब जब पैसा बहुत ग्रो करता है। हाँ, कि अभी लेना है कि चलो थोड़ा फ़ायदा हो जाए, थोड़ा फॉर्चून में लगाए थोड़े पैसे और जल्दी डबल हो जाए। तो ये मेरे लिए 5 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पाँचों सवाल सही करता है, फिर मैं उसको प्रोसेस पे आता हूँ कि कैसे आपने ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है। 5 वेरी वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस, ये बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है। आई हैव हर्ड कि आपका एक माइल्स फ्रेमवर्क भी है जो बहुत फेमस है। टेल मी अ बिट अबाउट दैट एंड उसको प्लीज आप स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल्स। तो माइल्स को आप अगर ब्रेक करेंगे, तो पहला आता है मार्जिन्स, ग्रोथ विद मार्जिन्स। अगर आप टॉप लाइन ग्रो कर रहे हैं और मार्जिन एक्सपैंड नहीं कर रहा है, तो उस ग्रोथ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है शेयर होल्डर को। जैसे आप देखिए, मारुति एक ज़माने में जब मार्केट लीडर था, अभी तो शेयर रन अप कर गया है, पर 2015-16 में गाड़ियाँ 10 लाख बेचता था, आज 20 लाख बेचता है। बट मार्जिन उसका जो है डबल डिजिट से सिंगल डिजिट आ गया था, क्योंकि उसने प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड नहीं पकड़ा, वो SUVs पे ठीक टाइम पे कर नहीं पाया, तो शेयर प्राइस इतना मूव नहीं किया। ऊनो मिंडा उसी पीरियड में 2014-15 में उसका मार्जिन 5 से 12% हो गया। सेल 1700 करोड़ से आज
25-30 हज़ार करोड़ है, स्टॉक 200x है, ओह! क्योंकि मार्जिन इनोवेशन रिफ्लेक्ट करता है। आप कितना इनोवेट कर रहे हैं, कितनी न्यू कैटेगरीज में आ रहे हैं, कितना पिवट कर रहे हैं, वो इवेंचुअली प्रॉफिट में वो रिफ्लेक्ट करता है। ट्रांसलेट करते आप प्लेन प्लाईवुड ले रहे हैं या फर्नीचर बेच रहे हैं, फ़र्क वही है, वैल्यू एडिशन का है। आप स्टील खरीद रहे हैं या पाइप खरीद रहे हैं, तो एस्ट्रल ज़्यादा पैसे बनाएगा टाटा स्टील से। मार्जिन एक्सपेंशन सेल्स ग्रोथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डीवीज का मार्जिन कंपेयर करिए सन फार्मा से। आप फार्मा में भी देखेंगे जहाँ मार्जिन एक्सपेंशन हुआ वहाँ डिस्प्रोपोर्शनेट वेल्थ बना है, क्योंकि आप और R&D कर रहे थे, आप और मॉलिक्यूल्स को कमर्शियलाइज कर रहे थे। तो मार्जिन रिफ्लेक्ट करता है आप कितना R&D कर रहे हैं, कितना फोकस कर रहे हैं प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन बढ़ाने में। इवेंचुअली वो आपके नंबर्स में रिफ्लेक्ट करता है। अभी रिसेंटली अगर आप मारुति के फिगर्स देखें, वहाँ पे सेल्स बढ़े, नेट सेल्स बढ़े, लेकिन मार्जिन घटा है, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, मतलब इसका कन्वर्स? वो एक क्वार्टर में हो सकता है, जैसे इन्वेंट्री अभी GST कट हुआ, तो लोगों ने थोड़ा Okay. इन्वेंट्री स्टॉक, तो एक क्वार्टर का नहीं है। बट अगर कंसिस्टेंटली मार्जिन कम हो रहा है, जो मारुति के केस में हुआ, बीच में तो 6-7% रह गया था, स्टॉक ने 6-7 साल जीरो रिटर्न दिया, तो ये वन ऑफ हो सकता है, तब तक ओके। तो एक क्वार्टर इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर ट्रेंड डिक्लाइनिंग मार्जिन का है तो वो ये सिग्नल कर रहा है कि कहीं ना कहीं कस्टमर आपको प्रीमियम नहीं दे रहा है फॉर द प्रोडक्ट्स यू आर ऑफरिंग। अंडरस्टूड, और कमोडिटाइज बिजनेस जितना होगा उसमें उतना मार्जिन कम होगा, अंडरस्टूड। है ना। स्टील, कोल, यहाँ पे मार्जिन नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होगा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होगा, या ब्रांड स्ट्रांग होगा, वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होगा। तो पहला है सेल्स के साथ मार्जिन ग्रोथ, तो M स्टैंड्स फॉर दैट, I स्टैंड्स फॉर इनोवेशन, इनोवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन लिंक टू मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल न्यूलैंड लैब्स है, न्यूलैंड लैब्स पहले जेनरिक API बनाता था, विच इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो ड्रग का पार्ट होता है बेसिकली, करेक्ट। API बोलते हैं। और फिर वो मूव किया मोर कॉम्प्लेक्स API में, सोफिस्टिकेटेड पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड्स थोड़ा टेक्निकल वर्ड है। पेप्टाइड्स बेसिकली अमीनो एसिड्स की चेन को, ब्लॉक को बोलते हैं, ओके। और अमीनो एसिड से इवेंचुअली पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड से प्रोटीन बनता है। तो स्मॉलर ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड इज पेप्टाइड, ओके। मोर कॉम्प्लेक्स ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड बिकम्स प्रोटीन, Protein. राइट। तो वो पेप्टाइड्स में गया, साथ में वो CDMO में आया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने लगा इनोवेटर कंपनीज के लिए। आज आप स्टॉक देखिए, मेरे ख्याल 20x हो गया होगा पिछले 4-5 साल में, ह्यूजली इन्वेस्टेड इन R&D। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल है। उसी बिजनेस में औरोबिंदो फार्मा भी है CDMO में, बट वहाँ इतना इनोवेशन नहीं देखने को मिला, थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हुआ। सन फार्मा एक और एग्जांपल है, कम इनोवेशन किया, अब थोड़ा सा करने लग गए हैं स्पेशलिटी साइड पे। तो फार्मा कंपनी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंटिन्यूसली R&D नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया नंबर 1 ड्रग जो है मंजारो है, GLP-1, Ozempic। जिसने वो कर दिया, एली लिली है जिनका सेल है, वो आप देखिए उसका नंबर क्या है। तो कॉन्टिन्यूसली आपको यहाँ पे R&D करना, और क्योंकि ये तो ह्यूमन लाइफ और हेल्थ का है। हमने लॉरेंस लैब में इन्वेस्ट किया था बहुत पहले, स्टॉक बहुत ख़राब कर रहा था, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंशन और R&D में इन्वेस्ट करता जा रहा था। लॉरेंस लैब एक ऐसी कंपनी थी जिसमें 25% स्टाफ साइंटिस्ट और R&D में था। 5,000 एम्प्लॉयज़ की कंपनी में 1,200 साइंटिस्ट थे। फिक्सेटेड ऑन इनोवेशन। हाँ, वेरी फिक्सेटेड ऑन इनोवेशन। आप एनवीडिया देखिए, दूर क्यों जाते हैं, है ना। एनवीडिया डजंट मेक चिप्स, इट डिजाइन्स इट, करेक्ट। समबडी एल्स मेक्स इट। तभी डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो गई। हाँ, ठीक है। L इज फॉर लर्निंग माइंडसेट। प्रमोटर कितना हंग्री है सीखने को, गलतियों से भी और ग्रो करने के लिए। तो एक कंपनी है एस्ट्रल, जिसके संदीप इंजीनियर, तो वो एक अर्निंग कॉन कॉल हम अटेंड कर रहे थे एस्ट्रल की, 2000 आई थिंक 22 या 23 की बात है, क्वार्टरली अर्निंग थी। तो उसमें अवेलेबल नहीं थे अर्निंग कॉल में। तो किसी ने पूछा कि संदीप जी कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला एक हार्वर्ड वो एक कोर्स करने गए हुए हैं। एट 61 ईयर्स एज, इफ यू आर डूइंग एन एग्जीक्यूटिव MBA कोर्स फॉर फ्यू वीक्स टू लर्न, दैट सिग्नल्स द हंगर। या मतलब लाइफ लॉन्ग लर्नर बन गए आप। एब्सोल्युटली, लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो अगर आपने देखा होगा जो मुरुगप्पा ग्रुप है, चोला ट्यूब इन्वेस्टमेंट, CG पावर, साउथ का टाटा बोलते हैं उन्हें, राइट। वहाँ पे एक एक्सटर्नल कमेटी होती है जो फैमिली मेंबर को स्क्रीनिंग करती है कि ये फिट है कि नहीं है लीडरशिप रोल के लिए। आपने सुना होगा श्री सीमेंट के जो प्रमोटर थे वो कैट का एग्जाम देते थे, जस्ट टू कीप हिज माइंड शार्प। जस्ट टू चेक कि DILR में 99 परसेंटाइल आ रहा है कि नहीं। मोतीलाल में रामदेव जी को कभी सुनिए, आप देखिए कितनी सीखने की भूख है उनमें। और आपको जब आप ये इंटरेक्ट करेंगे कंपनी की मैनेजमेंट में, कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड करेंगे, आपको दिखेगा कि मैनेजमेंट जो है नए ट्रेंड्स को पकड़ना। एक ना एनुअल रिपोर्ट में कॉलम आता है मैनेजमेंट स्पीक, ओके। उन कंपनीज का पढ़िए, वो मैनेजमेंट बताता है कि उनको क्या लग रहा है मार्केट के बारे में, आगे के ट्रेंड्स क्या हैं। कुछ अच्छी कंपनीज, डीवीज, इन्फोसिस, जो अभी ठीक है इन्फोसिस का शेयर अच्छा नहीं कर रहा है, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इनकी जब आप मैनेजमेंट आउटलुक पढ़ेंगे एनुअल रिपोर्ट में, ये फ्यूचर की बात करेंगे कि करें, बहुत कुछ आपको उनका माइंडसेट पता लगेगा और आने वाला टाइम क्या होने वाला है वो पता लगेगा। तो वो एक जगह है जहाँ से आप गॉज कर सकते हैं कि वो लर्निंग हंगर
है कि नहीं है। This seems like it's intertwined with innovation only क्योंकि they Absolutely. feed into each other ना. एब्सोल्युटली। MIL हो गया, Yes. ई स्टैंड्स फॉर एथिक्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इंडिया में एक अच्छी है खराब चीज़ है कि आपको पता है ये अच्छा प्रमोटर है खराब प्रमोटर है। इंडिया में काफ़ी जगह ब्लैक एंड वाइट है। Right. कुछ प्रमोटर ग्रुप्स हैं उन्होंने कभी किसी का पैसा नहीं बनाया, आपको पता है कि यहाँ पैसा नहीं डालना है, इन्होंने पिछले 20 साल में कभी शेयर होल्डर्स का रिटर्न नहीं बनाया है ना। Yeah. फॉर एग्जाम्पल प्रमोटर अपनी कंपनी को लोन दे देता है। If you know, you know. हाँ, यू नो पर्सनल एसेट्स कंपनी की बैलेंस शीट पे लेते रहते हो। हाँ, आप ट्रैवल कंपनी के खर्चों पे करते हो, काफी आप सस. ऑडिटर्स को बहुत ज़्यादा एक्सेस पेमेंट्स करते हो। Right. वो आप क्यों कर रहे हो? यू वांट टू हाइड समथिंग ऑन द बैलेंस शीट। Yeah. तो एक फॉरेंसिक चेक्स करके है, मैंने एक आपसे स्लाइड शेयर करी है, इसमें आपको बहुत सारे रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होता है, अकाउंटिंग कितनी एग्रेसिव है, काफी सारे ये criteria काफ़ी है. सारे फॉरेंसिक चेक्स हैं। अगर आप पढ़ेंगे कुछ चीज़ें बड़ी ही पॉलिटिकल एफिलिएशन के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सरकार बदल सकती है कभी भी। Yeah. जो ईपीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर काम में है, अगर उन्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऑर्डर मिल रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज हो गई, आप देखिए जेपी ग्रुप का क्या हुआ नोएडा में। नथिंग अगेंस्ट देम, राइट, आई डिडंट वांट टू टेक अ नेम बट मैं एक एग्जांपल दे रहा था। स्पेशली इन इंफ्रा कैपिटल गुड्स, जो लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जहाँ B2G बिजनेस बोलते हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट, Correct. वहाँ पे पॉलिटिकल एफिलिएशंस बहुत चेक करिए। पता चला पूरे टर्नओवर का स्मॉल परसेंटेज डोनेशन में ही जा रहा है. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेबी ने कितनी बार फाइन किया है किसी प्रमोटर एंटिटी को, ये डेटा मिल जाएगा, आप एक्सचेंज फाइलिंग में मिलेगा कि कितनी बार फाइन लगा है, कितनी बार सेटलमेंट किया है। आज तो इंटरनेट है, सब मिलता है, अवेलेबल है। कौन से प्रमोटर्स हैं जो NCLT में गए हैं बार बार। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बोलूँ, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, इंडिया में मेजॉरिटी कंपनीज आर नॉन इन्वेस्टेबल। एक्चुअली ये जॉब है क्या नहीं लेना है। वर्सेस क्या हाँ, लेना तो है. मैं आपको एक बड़ा फिल्टर बताता हूँ। ये मुझे भरत शाह सर ने बताया था, जो आस्क के फाउंडर हैं। Yeah. उन्होंने बोला आप स्क्रीनर पे या मनी कंट्रोल पे जाके किसी भी साइट पे जाके एक फ़िल्टर डालिए, रिटर्न ऑन कैपिटल 15% का। आप देखिए इंडिया में कितनी कंपनीज 15% रिटर्न ऑन कैपिटल बना रही हैं। आप बिजनेस कर ही क्यों रहे हो अगर 15% नहीं बना रहे हो? भाई नहीं तो बैंक में रख लो पैसे या म्यूचुअल फंड में लगा दो। आप हैरान हो जाएंगे, 7,000 कंपनीज में से कुछ 400-500 कंपनीज ही हैं। ओह, मतलब 50% से भी तो ये मतलब बहुत बड़ा फिल्टर है, ज़्यादा. इसको यूज़ करिए। और मैं एक क्वार्टर का नहीं बोल रहा हूँ रिटर्न ऑन कैपिटल, एक ट्रेंडिंग देखिए। कई बार आप कैपेक्स करते हो तो रिटर्न ऑन कैपिटल थोड़ा सा कम हो जाता है कुछ पीरियड के लिए, तो ऑब्वियसली यू हैव टू लिंक इट विद लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट। एक तो कम आ रहा है, कुछ लोग दिखाते ही कम है। इंडिया में एक टेंडेंसी है कि प्रॉफिट कम दिखाना है, टैक्स कम देना है, राइट। तो वो इसलिए हाँ, इस रिस्क मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक तो है. जिसका, इसलिए मैंने बोला अगर मार्जिन नहीं बढ़ रहा है ना, तो हो सकता है प्रमोटर दिखाना ही नहीं चाह रहा हो मार्जिन। और लास्ट है स्केल, एबिलिटी टू थिंक बिग। वो हंगर से लिंक्ड है, एल से, बट यू कैन रियली हैव टू थिंक बिग। जैसे हमने नहीं सोचा था कि इटर्नल इतना बड़ा हो जाएगा। किसने सोचा था कि आज फॉर एग्जांपल हम डिफेंस में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हम अपने ड्रोन्स, अपने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, पिनाका रॉकेट्स, हम क्या क्या बना रहे हैं, राइट। तो एबिलिटी टू थिंक स्केल एट अ बिगर पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आई थिंक यहाँ पे बिगेस्ट लिमिटिंग फैक्टर आपकी खुद की इमेजिनेशन ही होगी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। रिलायंस एक परफेक्ट एग्जांपल है। या अभी ऑयल एंड गैस कंपनी से आज आप धीरे धीरे न्यू एनर्जी कंपनी हो रहे हो, आप टेक कंपनी हो रहे हो थ्रू जियो प्लेटफॉर्म्स। आई थिंक हैट्स ऑफ टू द ग्रुप। आई मीन इतने बड़े बिजनेस को टर्न करना, एंड हर सेक्टर को पेनिट्रेट करना है, और हर आप सेक्टर देखिए, को पेनिट्रेट करके डिसरप्ट हर करना ग्रुप पूरा. नहीं कर पाया। या जो रिलायंस के साथ के बिजनेस ग्रुप्स हैं, आप Yeah. टाटा और रिलायंस को हटा दीजिए, तो पुराने कॉन्ग्लोमरेट्स में इतना वर्सेटैलिटी नहीं हो बहुत पाया। रेयर है. हाँ, तो इतने बड़े एलिफेंट को मूव करना बड़ी बात है। तो ये हर लेवल पे पॉसिबल है, छोटी कंपनी में और पॉसिबल है। और मुझे लगता है जो हमारी मिड साइज टेक कंपनीज हैं, जब AI एडॉप्शन शुरू होगा, अभी का AI का बिल्डिंग स्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेज है, सेमीकंडक्टर्स, हार्डवेयर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेंडिंग मनी और R&D, फिर AI का एडॉप्शन फेज आएगा, लर्निंग फेज आएगा। आई थिंक वहाँ इंडियन कंपनीज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ पिवट करना बहुत, वो जो कंपनी कर पाएगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी। Got it. So this is a very comprehensive and robust framework. अब इसको hard filters में डालते हैं so that anyone जिसके पास एक 9 to 7 का जॉब है, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, they are able to assess stocks, identify good stocks कम समय में, right? And in a way कि हम वो error भी side step कर पाए, कि जैसे आपने कहा कि जब कई बार कुछ लोग अंडर रिपोर्ट करते हैं, तो वी हैव टू टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर सो दैट एक एक्यूरेट पिक्चर मिले. तो वो कैसे दिखता है? हम 7-8 घंटे ऑनलाइन है, OTT कंटेंट बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स का मार्केट कैप रिलायंस से भी बड़ा है। हमारी सबसे बड़ी कंपनी 220-230 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन की है, नेटफ्लिक्स अकेला 300 बिलियन डॉलर के ऊपर है। तो इंडिया में भी एक OTT प्लेटफॉर्म होगा जो बड़ा बनेगा, वो जियो हॉटस्टार है या
कौन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप कंटेंट में एक कंपनी आइडेंटिफाई करिए कि आप कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स में एक कंपनी आइडेंटिफाई करिए। आप ऑटो जो हमारा सेगमेंट है कि सेल बढ़ने वाला, उसमें आइडेंटिफाई करिए। ट्रैवल में एक कंपनी आइडेंटिफाई करिए। पहले आप ब्रॉड 5-6 थीम्स जो मैंने बताई हैं उसमें आप कॉमन सेंसिकल तरीके से देन गेट टू द रिटर्न रेशियोज। ओके। कौन किस अर्निंग मल्टीपल पे है। डोंट पे 100-200 पी, मोस्ट केसेज यू विल गेट इट रॉन्ग। ओवर पे मत करिए किसी बिजनेस को। और एक और ट्रेंड है, जो सब ले रहे हैं उसमें थोड़ा केयरफुल हो जाइए। मैं हमेशा मानता हूँ जहाँ पूरी भीड़ जाती है उसका पीक बन जाता है। तो एक फनीली मैं बोलता हूँ, जब म्यूचुअल फंड का आईपीओ आ जाए ना, थीमेटिक फंड, वो सेक्टर का पीक होता है। आप देखिए डिफेंस का एनएफओ आया लास्ट ईयर, वो डिफेंस का पीक था। राइट। माइक्रो कैप का एनएफओ आया नवंबर में, वो उसका पीक पीक हो गया। था। डिजिटल बिजनेसेस का एनएफओ आने शुरू हो गए थे 23 एंड में। जब सब करने लग जाए मतलब भाव में आ गया, प्राइस डिस्कवरी हो गई। थर्ड, आप देखिए हर बिजनेस के थोड़ा सा सीखने की भी ज़रूरत है, आपको पढ़ना पड़ेगा। हर बिजनेस को आपको अलग अलग मेट्रिक्स से एवेल्युएट करना पड़ता है। आप कंज्यूमर बिजनेस को आप पी से एवेल्युएट कर सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल बिजनेस को प्राइस टू बुक से एवेल्युएट करना पड़ेगा कि कोई बुक वैल्यू पे कितना है। तो अगर बहुत टेक्निकल लग रहा है तो म्यूचुअल फंड करिए। आपको डायरेक्ट प्लान में 50 पैसे फीस देनी है, रेगुलर प्लान में 1.5% 2% फीस देनी है, आपका एडवाइजर लेगा। लेट द बेस्ट गाय डू इट फॉर यू, डोंट ट्राई एंड डू एवरीथिंग योरसेल्फ। लेट्स पिक ऑन रिटर्न रेशियोज फॉर एग्जांपल। तो वो एग्जैक्ट हार्ड लाइन फिल्टर्स क्या हो सकती है? जैसे यू मेंशन आरओसी मोर आई देन थिंक आरओसी 15%। डबल डिजिट पहला फिल्टर एंड आरओसी कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग, ठीक है। राइट। तो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर एवरेशन मत लीजिए। आई थिंक सेकंड इज एबिलिटी टू जनरेट फ्री कैश फ्लो। खाली बुक प्रॉफिट मत देखिए, कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है देखिए, है ना। जी का एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। बुक प्रॉफिट हमेशा अच्छा था, बट बैड डेट होता गया क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनीज को पेमेंट्स कर रखी थी जो कभी आई नहीं, चाहे वो डिश टीवी हो, चाहे सिटी केबल हो, ये हो। तो प्रॉफिट कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, हम पीएनएल और बैलेंस शीट देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होती है साथ में, उसमें देखिए फ्री कैश फ्लो बढ़ रहा है कि नहीं। वोडाफोन फॉर एग्जांपल फ्री कैश फ्लो कितने सालों से नेगेटिव है, डेट बढ़ता जा रहा है। दैट्स अ गुड हिंट। ठीक है, राइट, वो देखिए। तीसरा वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू एज बिजनेसेस हैं, राइट, उनको आप प्राइस टू सेल्स भी देख सकते हैं, और अगर प्रॉफिटेबल है तो ऑब्वियसली पीई पे देख सकते हैं, राइट। और अगर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो एक बिजनेस एक मैट्रिक है ईवी बाय एबिटा। ईवी बाय एबिटा ये कहता है कि कितने साल के अर्निंग से कंपनी की कॉस्ट रिकवर हो सकती है। अगर 10 है मतलब मैं 10 साल के प्रॉफिट से उसकी एंटरप्राइज वैल्यू रिकवर कर सकते हो, राइट। तो सारा जो फोकस है ना वो बॉटम लाइन है, कितना अर्निंग्स है, कितना कैश फ्लो है, इसको इग्नोर मत करिए कभी भी। कई बार हम ऑर्डर बुक देख के, स्टोरीज देख के कैरिड अवे हो जाते हैं। इट हैज़ टू ट्रांसलेट इनटू अर्निंग्स, राइट। तो ये ई बोलता हूँ हमेशा, अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स, इस पे फोकस करिए, राइट। ये अगर सही है ना तो सूनर और लेटर स्टॉक आपको रिवॉर्ड करेगा। हो सकता है टेम्पररी ना करे, बट इवेंचुअली करेगा। लेट्स से हमने 10 स्टॉक पिक किए, सिर्फ 3-4 ही मल्टी बैगर बन सकते हैं, बट हाउ डू वी इंश्योर कि जो बाकी 6-7 है वो इतने लॉस या फिर नेगेटिव वैल्यू ना दे कि पहले के 3-4 के प्रॉफिट से रोड हो जाए? देखिए ये बहुत मुश्किल है, गलती तो होगी। राकेश झुंझुनवाला सर ने भी कुछ कुछ स्टॉक्स में लिटरली जीरो कर लिया था। 50% लॉस नहीं, ऑलमोस्ट। DHFL में लॉस हुआ, A to Z में कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसमें बहुत लॉस हुआ। मोतीलाल ने मनपसंद बेवरेज में इन्वेस्ट किया हुआ था एक टाइम पे। हाँ, तो अच्छे फंड मैनेजर से गलती होती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत हो गया। देखिए मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ इट, इसलिए मैं बोलता हूँ डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, मुझे 5 स्टॉक बता दो, 10 स्टॉक बता दो, आई थिंक ये मैट्रिक ही गलत है। पोर्टफोलियो ओवरऑल अच्छा करना चाहिए, 10 हो, 20 हो, 50 हो। निपॉन स्मॉल कैप का रिटर्न 23-24% कैगर है 10 साल का। आपको पता है उसमें कितने स्टॉक्स हैं? 183 लास्ट जो मैंने चेक किया था, अभी बढ़ गया होगा। ओह माय गॉड। पीटर लिंच ने 28% कैगर जनरेट किया 20 साल तक, 100 स्टॉक्स थे। 100 स्टॉक्स। तो ये वो कहते हैं ना, आप कितने स्टॉक्स होने चाहिए, वो अनिल सिंह भी बोलते हैं बच्चे कितने होने से वाली बात है, आप कितने अच्छे से पाल सकते हैं। तो स्टॉक्स भी आप उतना लीजिए जितना आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। मैं मानता हूँ एक रिटेल इन्वेस्टर 100 स्टॉक्स नहीं ट्रैक कर सकता, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100 स्टॉक्स लीजिए, बट फिक्सेटेड मत रहिए कि मुझे 10 ही लेने हैं, 5 ही लेने हैं, कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनेगा, ऐसा नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग डबल एज स्वॉर्ड है। ये भी हो सकता है कि बाजार बहुत अच्छा करो और आपके पास 5 ही स्टॉक्स हैं, उसमें 2 खराब हो गए और आपने कुछ नहीं किया। Yeah, because at the other end of the spectrum, you will see Mr. Warren Buffett, मतलब 45% ऑफ पोर्टफोलियो एप्पल ही था,
राइट? तो मतलब देयर आर टू डिफरेंट इन्वेस्टिंग See, स्टाइल्स, I'm इट डिपेंड्स saying कि पर्सन टू पर्सन वर्क क्या करता है। है। आई एम सेइंग आप में एबिलिटी है क्या लॉस लेने की उस कैपिटल पे, या वो कंसंट्रेशन डिसाइड करे। मैं तो हमेशा ये बोलूँगा ये वर्ल्ड बहुत डिसरप्टिव है। यहाँ कौन सा बिजनेस कब आउटडेटेड हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज डिस्ट्रप्शन है, इन्वायरमेंट डिस्ट्रप्शन है। अभी AQI बढ़ जाता है तो कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है, उसमें अब कंस्ट्रक्शन कंपनी की क्या फॉल्ट है? या सडनली 1-2 क्वार्टर खराब हो गए, पता लगा स्टॉक गिर गया। ऐसा नहीं है कि स्टॉक खराब है। या एक कंपनी है तेजस नेटवर्क, एग्जांपल देता हूँ, वो 5G 4G साइट्स बनाता है BSNL के लिए। BSNL ने 5G का ऑर्डर ही नहीं आ रहा 6 महीने से, पुरानी पेमेंट भी रिलीज नहीं हो रही, तो वर्किंग कैपिटल भी खराब हो गया, बिजनेस भी खराब हो गया, कंपनी ने 2 क्वार्टर लॉस निकाला है। स्टॉक वेंट अप टू 1500, अब 400-500 रुपये भी है। अच्छा, टाटा कंपनी, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो सिक्लिकल बिजनेसेस को अवॉइड करिए। राइट। जितना बिजनेस टू कंज्यूमर होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होगा, उतना अच्छा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस है ना, टेलीकॉम, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग मत करिए। या सो आई वुड सजेस्ट डाइवर्सिफाई इनफ। I usually don't go beyond 10% in a stock. That is my personal take. That's not, and it's not a hard fast rule. या Second, आप ये देखिए अगर स्टॉक में लिक्विडिटी कितनी है, अगर आप बेचने जाएंगे तो would you be able to Sell it आराम or से not? liquidate with little impact cost, right? Because especially when there are small micro caps in a bad time which you are not able to sell. हाँ सर्किट्स लगते हैं। टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये आपने 10 स्टॉक्स ले लिए, अच्छी बात है, आप साथ में म्यूचुअल फंड में भी SIP करिए। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियोज भी ट्रैक करते रहिए, वो स्टॉक्स क्या क्या ले रहा है। कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग, या राइट? मैं एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, मैं आज भी 50% SIP करता हूँ। ऑफ 100 रुपीज़ आई सेव एवरी मंथ, ओह राइट? एक बॉर्डर पिक्चर में डायलॉग है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। तो मार्केट में बहुत लोग अच्छे हैं, या ऐसा नहीं है कि मेरा ही स्टाइल बेस्ट है या Yeah. मुझे ही सब कुछ आता है। गॉट इट। आई थिंक Right. डाइवर्सिफिकेशन इज की। Yeah, and learn from people. You are getting a Prashant Jain, a Naren, a Nilesh Shah, so many good fund managers by paying 1% fees. Yeah, take advantage of that wisdom, and then also implement it on yourself. Don't make it a competition. एक और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। स्पीकिंग ऑफ मिस्टर झुनझुनवाला एंड मिस्टर बफेट, नाउ राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन की होल्डिंग स्टैगर्ड तरीके से इंक्रीज की थी फ्रॉम 6 रुपीज़ to 35 रुपीज़, वेर एज वॉरेन बफेट सर पुट सम 45% लम्प सम इन एप्पल। तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ बेटर, SIP और लम्प सम? See, if you're a salaried guy, it also depends on your cash flows, ना? अगर आपके कैश फ्लोज रेगुलर आते हैं, सैलरी के फॉर्म में आते हैं, तो ऑब्वियसली स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू डू इट। बट लेट्स से इफ यू आर अ एक्टर और यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर, राइट, यू गेट पेड ऑन एन असाइनमेंट बेसिस, तब आप SIP कर ही नहीं सकते, आपके कैश फ्लोज इरेगुलर है। तो पहला अपना कैश फ्लो देखिए। सेकेंड, मेरा ये मानना है कन्विक्शन धीरे धीरे बनता है। तो आप कंपनी को थोड़ा टाइम दीजिए। हो सकता है 1-2 क्वार्टर बहुत अच्छा करे और सडनली 1 क्वार्टर वंडर और 2 क्वार्टर वंडर। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एज अ रिटेल इन्वेस्टर, ग्रेजुअली बिल्ड द पोजीशन। ओके। तो वॉरेन बफेट बोलता है ना, रूल नंबर 1 डोंट लूज मनी, रूल नंबर 2 रिमेंबर रूल नंबर Rule number one. तो प्रिजर्वेशन, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज एक्सट्रीमली यूजफुल, थैंक यू सो मच गुरमीत। आई लव हाउ ये कितना एनेक्डोटल था एंड द फैक्ट दैट आप कितने सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपने पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। गलतियों से सीखा हूँ। No, more than that, I think you're a true encyclopedia of the stock market. So thank you so much for your Learning every time. day, yeah. Thank you for having me. अब आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंडरडॉग्स यानी कि मल्टी बैगर्स को पहले से कैसे पहचान सकते हैं। आप कैसे स्टॉक्स पिक करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। दिस इज़ अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.